लास्ट क्लास में इस चैप्टर में हम क्या कर चुके थे? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, पावर ऑफ अकोमोडेशन देखा था, और उसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा था। कैटरेक्ट देखा था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उनके कॉजेज, करेक्शन, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास हम पढ़ के आए हुए हैं। जो लास्ट चैप्टर था, लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, वहां पे हमने रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास पढ़ा था। अब वो ग्लास प्रिज्म पढ़ना है। प्रिज्म पता है क्या होता है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर। एक्चुअल में जो आप ग्लास प्रिज्म यूज करोगे कहाँ पे? अपनी लेबोरेटरीज में। वो जनरली कैसा होता है? इस तरीके से बना होता है, ऐसा सा कुछ, जिसमें दो ट्राइंगुलर फेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। सर क्यों बता रहे हो ऐसे ही? सर, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम सिर्फ ट्राइंगुलर फेस की बात करेंगे। हमें रेक्टेंगुलर फेस से कोई लेना देना नहीं है। सर, ये देखो, प्रिज्म है। प्रिज्म पे सबसे पहले क्या हो रहा है? एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। वो हमारी क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। नाम क्या है? पीई। पीई क्या है आपकी? इंसिडेंट लाइट रे। बाहर क्या है? एयर है। अंदर क्या है? ग्लास है। फिर बाहर क्या है? मतलब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये फिर क्या है? रेयरर मीडियम है। जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, हमने देखा था कि लाइट रे जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। सर, ये देखो, नॉर्मल कहाँ पे है? ये है। लाइट रे अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट हुई, नॉर्मल की तरफ जा रही है। यस और नो? हाँ। तो रेयर से जब भी डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। फिर जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअल बात उसका ये होता, लेकिन वो नॉर्मल से क्या जा रही है? दूर भाग रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सर दोबारा बताना। पीई क्या है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है? एंगल आई। फिर ई एफ क्या है आपकी? रिफ्रेक्टेड रे। एंगल क्या बना रही है? आर। ठीक है, रिफ्रैक्शन का एंगल। सर, एफ एस क्या है? इमर्जेंट रे। सर, इमर्जेंट मतलब जो रे बाहर निकल रही है प्रिज्म से। इमर्जेंट रे क्या एंगल बना रही है? एंगल ई। किसके साथ बना रही है? नॉर्मल के साथ। जब भी हम एंगल्स चेक करेंगे रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में, दोनों किस में चेक करेंगे? नॉर्मल के साथ। एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, तीनों एंगल किस में है? नॉर्मल के साथ है। हाँ सर। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? प्रिज्म रखने की वजह से एक्चुअल पाथ से वो क्या हुई? डेविएट हुई। एक्चुअल पाथ उसका ये वाला होता, ये सुनो, लेकिन अब वो इस पाथ पे जा रही है। तो कितना डेविएशन हुआ ये हम कैसे चेक करेंगे? इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे। जो इन दोनों पाथ के बीच में डिफरेंस आया है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और प्रिज्म के दो फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के दो फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोबारा बताओ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सारी चीजें क्लियर हुई? सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेविएशन का एंगल और प्रिज्म का एंगल। ये 8 चीजें थी। क्लियर है? यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इमर्जेंट रे को और एक्चुअल इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करोगे। ठीक है, चलो फिर ड्रॉ करना है ये डायग्राम। हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब, सॉरी ग्लास प्रिज्म। सर हेडिंग बताओ कहाँ है? ये देखो, ये रही हेडिंग। ये हेडिंग है आपकी। इस डायग्राम के बाद देखो अगला टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बेसिकली होता क्या है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। आपने न्यूटन डिस्क के बारे में सुना है? बनाई है छोटी क्लास में। हॉलीडेमवर्क में प्रोजेक्ट मिलता है, न्यूटन डिस्क बनानी है, बनाते हैं। सीडी वाला, हाँ सीडी वाली। सीडी के ऊपर व्हाइट पेपर लगाते हो, 7 कलर से पेंट कर देते हो, फिर उसे गोल गोल घुमाते हो।
हाँ सर, देखो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किसने किए हैं? सर, आइजैक न्यूटन। ठीक है। तो न्यूटन साहब का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली उन्होंने किया क्या? उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया। क्या किया उन्होंने? व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 बैंड ऑफ कलर्स में क्या हुई? स्कैटर हुई, डिस्पर्स हुई। वो कलर क्या थे? वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इसमें आपको यहाँ पिंक कलर भी दिख रहा है। हाँ। हाँ, वो कलर में थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस होगी जिसने भी बुक छापी है। वो पिंक नहीं, यहाँ पे रेड होना था। यहाँ जो रेड जैसा दिख रहा है वो ऑरेंज होना था। यहाँ पे कहीं इंडिगो और पर्पल ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम से दिख रहे हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो मैं उनके कलर डिफरेंस के वो बता रहा हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। तो अगली बार हम किसी लड़की से बुक छपवाएंगे जिन्हें कलर की सही पहचान हो। शायद किसी लड़के ने छापी है जिसे कलर्स की पहचान नहीं। इधर देखो सर। हाँ हाँ, अरे इधर देखो, इधर। सर, वेरियस कलर्स क्या थे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका एक्रोनिम क्या है? विबग्योर। विबग्योर से आपको याद रहेगा। सर, इसमें और क्या देखना है? हमने विबग्योर पढ़ा सीधा, लेकिन यहाँ कैसा बन रहा है? क्यों बन रहा है उल्टा? सर, रीजन क्या है उसका? जो डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन वेवलेंथ के। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। सर, मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा? और डेविएशन अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। सर, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ये वॉयलेट है, वॉयलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा है ना, सबसे नीचे गया ये। मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। तो वॉयलेट की वेवलेंथ समथिंग अराउंड 380 होती है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ समथिंग अराउंड 700 होती है। 720, 700, ये रेंज होती है उसकी। तो रेड की वेवलेंथ कितनी है? 700 समथिंग। वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी है? 380 समथिंग। अगर कभी अनजाने में एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट क्या है, 380 टू 400 के आसपास आती है वॉयलेट से ब्लू तक की वेवलेंथ। ठीक है। नहीं, एक्सट्रीम्स की पूछता है वो, बीच में नहीं पूछता। अगर ग्रीन की पूछ ले तो समथिंग 500 के आसपास है। हाँ। ठीक है। तो आप रेंज डिसाइड कर लोगे वॉयलेट से रेड तक, तो रेंज क्या होगी? 380 टू 700, 720। उसमें आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा कलर कहाँ आ रहा है। ग्रीन की 500 के आसपास होती है, तो उससे पहले वाली ये 3 कलर्स, उसके बाद वाले ये 3 कलर्स। ठीक है। हाँ, वेवलेंथ के हिसाब से। सर, सुनो, हमें समझ आ गया। प्रिज्म रखा हुआ है, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म को स्ट्राइक करेगी वो 7 कलर्स में डिसोसिएट हो जाएगा। जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी वेवलेंथ पे। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम थी, सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। रेड की वेवलेंथ सबसे कम थी, सबसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, सबसे कम डेविएट हुआ। सर, ठीक है। एग्जाम में आप ये पढ़ के जाते हो, आपको यही ध्यान में रहता है। क्वेश्चन क्या दे देता है वो? व्हाइट लाइट आई, डिसोसिएट हुई, नीचे आपके लिए हो गया क्या? वॉयलेट। ये क्या हो गया? रेड। ये होता है। अब बताओ, सही है गलत है? सर, सही है। वॉयलेट सबसे ज्यादा डिसोसिएट हुआ है, रेड सबसे कम डिसोसिएट हुआ है। या फिर वो ऐसे कर देता है, ऐसे करेगा। ये वॉयलेट, ये रेड। सही है। उल्टा लग रहा है। या फिर ऐसा कर देगा, ये रेड, ये वॉयलेट। अब सही लग रहा है? सर, पता नहीं, ये गलत है। सर, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है? ये वाली।
ये क्या होनी चाहिए थी? वॉयलेट होनी चाहिए थी। ये सबसे कम डेविएट हुई है, ये क्या होनी चाहिए थी? रेड होनी चाहिए थी। तो आपको डेविएशन ध्यान रखना है, प्रिज्म जैसा मर्जी रखा हो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि आप ये पढ़ के जाते हो, आपको लगता है रेड ऊपर होना चाहिए वॉयलेट नीचे होना चाहिए। यहाँ पे रेड और वॉयलेट नीचे दे दिया और गलत हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, वो ये देता है क्वेश्चन। पढ़ के बच्चे ये जाते हैं, फिर कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बेटा वही है, उसने उल्टा कर दिया। वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा था। ठीक है सर, ये वाला डायग्राम बनाना है। हाँ जल्दी से बनाओ। सर ये वाला डायग्राम हमने बना लिया। अब सुनो, सर आइजैक न्यूटन थे। हाँ, उन्होंने एक बार प्रिज्म रखा तो 7 बैंड ऑफ कलर्स में डिसोसिएट हुई लाइट, डिस्पर्स हुई, डेविएशन हुआ लाइट में। वॉयलेट सबसे नीचे पहुंचा, रेड सबसे ऊपर पहुंचा, स्पेक्ट्रम बना, विबग्योर हमने देखा। अब अगर एक बार आपने कोई चीज करी, उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिला, तो आप और भी करना चाहोगे ना वही चीज। तो सेम आइजैक न्यूटन ने क्या किया, इसके साथ एक और प्रिज्म रख के देखा। ठीक है, उसने देखा कि एक प्रिज्म से अगर साथ में डिसोसिएट हो रही है, दो प्रिज्म से कितने में होगी, तीन प्रिज्म से कितने में होगी। लेकिन उन्हें रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं मिला। मतलब वो 7 बैंड ऑफ कलर्स में ही रही, उससे ज्यादा में चेंज नहीं हुई। सर ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो सीधा रख के देख रहे थे, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने उल्टा रख के देखा। उल्टा जब उन्होंने रखा तो क्या देखते हैं वो, कि ये जो 7 बैंड ऑफ कलर्स में लाइट डिसोसिएट हुई थी, डिस्पर्स हुई थी, वो वापस से कन्वर्ज होके किस में चली जाती है, व्हाइट में। ये देखो, व्हाइट लाइट आई, सबसे पहले क्या हुई, डेविएट हुई, डिस्पर्स हुई। डिस्पर्स होने के बाद वो दूसरे प्रिज्म से स्ट्राइक कर रही है, वापस से वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगी। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। कब, जब इन्वर्टेड प्रिज्म रखे। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये देखो, अब तक जो हमने समझा एक बार रीड करते हैं फिर आगे चलेंगे। द बैंड ऑफ कलर्ड components ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component colors is called dispersion. जो ये बैंड था उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और जो स्प्लिटिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। You have seen that white light is dispersed into 7 colors components by a prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray. As they pass through the prism, the red light bends least while violet bends the most. Reason क्या है, कि जो deviation है उसका inverse relation है किसके साथ, wavelength के साथ। Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. Sir, Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain spectrum of sunlight. He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. दोबारा सेम प्रिज्म रख के कोशिश की थी उन्होंने स्प्लिट करने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा, इन्वर्टेड रखा। With respect to the first prism, as shown in this figure, this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. सेकेंड प्रिज्म से अब कैसी लाइट आई, व्हाइट लाइट आई। This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. इससे उन्हें आइडिया लगा कि सनलाइट किससे बनी होती है, 7 कलर से बनी होती है। ये एक बार यहां तक रीड करना। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है क्या, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में आपको सीक्वेंस याद रखनी है। तो क्या सीक्वेंस, ये देखो, सनलाइट जब भी स्ट्राइक करेगी किस पे, वाटर ड्रॉपलेट पे। वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे किस तरीके का काम करेगा, प्रिज्म का काम करेगा। तो यहाँ पे चार चीजें होती है। सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद होता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बाद होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर दोबारा होता है क्या, रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन की जगह कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ होता है, या फिर कई बार इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ होता है, या कई बार रिफ्लेक्शन। तीनों से कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही चीज के लिए यूज हुए हैं, क्या? रिफ्लेक्शन के लिए। सर सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर देखो। अब मुझे आपको समझाना है। आपको पहला और दूसरा तो समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सनलाइट आई, वाटर ड्रॉपलेट पे स्ट्राइक कर रही है, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा। हाँ सर, रिफ्लेक्शन हुआ। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहां पे व्हाइट लाइट डिसोसिएट होती है किसमें? सेवन बैंड ऑफ कलर्स, डिस्पर्जन हुआ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज क्या हुई? रिफ्लेक्शन। सर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तक आपने क्या पढ़ा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन तो होती नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों हुई, उसका लॉजिक है क्या? ध्यान देना इधर। ओए, क्या है ये? सुनो इधर देखो, ये क्या है? एक प्रिज्म है। प्रिज्म पे मैंने एक इंसिडेंट रे डाली। ये क्या थी? नॉर्मल। ये क्या होगी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे क्या था? एंगल आई। अगली लाइट रे देखो, इसका मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, यहाँ पे क्या हो गया? ये आई टू बोल दो इसे, रिफ्रैक्ट होगी ये। अब ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगा? पहले क्या था? E1, अब E2 इंक्रीज हुआ। फिर मैंने क्या किया? अब मैंने दोबारा से क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। अब क्या हो गया? I3। अब दोबारा ये रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा ये एंगल ऑफ इमरजेंस इंक्रीज होगा। अब क्या हो गया? E3। ठीक है। आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ के एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पे आ गई? सरफेस के ऊपर आ गई। तो दोबारा समझो, समझ नहीं आया कुछ भी। आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, और यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ता जा रहा है। एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ते बढ़ते एक एंगल ऐसा मिला जहां पे वो जो इमरजेंट रे थी वो सरफेस के ऊपर आ गई, बाहर नहीं निकली, सरफेस के ऊपर आ गई। फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, I4 लेके आए। अब वो रे बाहर जाने की बजाय क्या हो गई? अंदर आ गई। सर, दोबारा बताओ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आपकी लाइट रे है, पहले आपने स्ट्राइक कराई, रिफ्लेक्ट हुई, इमर्ज हुई, बाहर निकली E1 एंगल से। फिर आपने एंगल चेंज किया, इंक्रीज किया एंगल। फिर आपका एंगल ऑफ इमरजेंस भी इंक्रीज हुआ, तो वो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स सरफेस बेंड हो रहा है। ऐसे आते 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 वो क्या हो गया? एक बार सरफेस पे आ गया। जिस एंगल पे वो सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंट एंगल जहां पे इमर्जेंट रे सरफेस के ऊपर आ जाती है या फिर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही मैं उस क्रिटिकल एंगल से आगे जाऊंगा, ये इमरजेंस रे और अंदर आएगी, और अंदर आएगी, तो रिफ्रैक्ट ना होके वो क्या हो गई? अब रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। वो एंगल जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, जहां पे रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन में लगता है। यहाँ पे आपका सरफेस था, सरफेस पे यहाँ पे तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हो गया। फिर जैसे ही दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, दूसरे सरफेस पे बाहर निकलने की वजह क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है।
फिर उसके बाद तीसरे सरफेस से जैसे स्ट्राइक करती है वो बाहर निकलती है, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन था। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में चलता है रेनबो फॉर्मेशन: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। क्योंकि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, इसलिए वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। अब पढ़ना। सर क्या, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो: any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets. जो water droplet है वो किसकी तरह behave करेंगे, prism की तरह। The water droplet act like small prisms. They refract, पहला step refraction, and dispersion. The incident sunlight then reflection internally, तो internal reflection, and finally refract. तो चारों step हो गए: refraction, dispersion, reflection, and then again refraction. Refraction, dispersion, reflection, and again refraction. Due to dispersion of light and internal reflection, different colors reach to observer's eye. इस प्रोसेस की वजह से आपको रेनबो दिखता है। You can see rainbow in on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. सन आपके पीछे होगा तो सामने आपको क्या दिख जाएगा, रेनबो दिख जाएगा। सर ये डायग्राम बनाना है। हाँ, लेकिन डायग्राम ये आप होमवर्क में बनाओगे, आज आपको कुछ लिखवा रहा हूँ मैं। बच्चों ने कॉपी किताबें ऐसे बंद करी भाई साहब। हम्म। सर मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं: क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस यही यही लिखना है आपको।